Bismillahirrahmanirrahim. So the last time we were discussing about the average case. So we are going to see के what is the average case in this. Okay. So average case would be like कि हमारे हम कहते हैं कि average case कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होगा क्योंकि देखो बीच का है ना, हमें तो नहीं पता एवरेज कुड बी एनीथिंग हो सकता है। मैंने जो इंडेक्स ऊपर बनाया हो लाइक यहाँ पे मुझे वो यहाँ दूसरे इंडेक्स पे मिल जाए या मुझे वो सेवंथ इंडेक्स पे मिल जाए। तो बेस्ट केस तो हो गया जो पहले पे मिल गया। वर्स्ट जाएगा तो वर्स्ट कितना को जाएगा कि ढूंढते रहे और कहाँ जाके मिला, आखिर में जाके मिला। एवरेज केस होगा कि एन करीब पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, लेकिन सम हाउ वो बेस्ट और वर्स्ट के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है। सो एवरेज केस नॉर्मली हम लोग किस तरीके से निकालते हैं इन दिस केस में कि यू आर गोइंग टू डिवाइड ऑल पॉसिबल केस टाइम। आप जितने पॉसिबल केस टाइम आप निकाल सकते हैं उन सबको आप निकालें पहले, और जब आपके वो तमाम निकल जाएं तो तब जाकर आप उसको नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड करें। सो आई कैन से दिस थिंग कि टाइम टेकन इन ईच पॉसिबल केस, यानी कि हर पॉसिबल केस देखो, पहले के ये दूसरा का केस भी, तीसरा चौथा पांचवा, हर केस देखते जाओ। ठीक है। और फिर उसको किससे डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड कर दो जो तुम्हारे इसके अंदर मौजूद थे। ठीक है। अब ये हर एल्गोरिथम के लिए तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है। तो अगर किसी के लिए आप ले भी लेंगे, ठीक है, तो आपका अगर आप चले फॉर एग्जांपल हम इसका ले भी लेते हैं, अभी निकाल भी लेते हैं हम। ठीक है। तो हमने कहा पहले का निकाल लिया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, सबका निकाल लिया। ठीक है। तो जब आप उसको ऑल पॉसिबल केस को नंबर ऑफ केस के साथ डिवाइड करोगे ना, तो आपका एवरेज टाइम भी ऑलमोस्ट कितने के इक्वल आएगा, क्योंकि सबका निकाल रहे हो तो एवरेज टाइम भी ऑलमोस्ट कितने के इक्वल आएगा जो आपका वर्स्ट केस का टाइम निकला था। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम नॉर्मली एवरेज केस निकालते हैं तो आपका नॉर्मली इक्वल होता है आपके वर्स्ट टाइम के लिहाज से ही। तो इसलिए हम ज्यादातर इस पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन चलो लेट्स सपोज कि अगर हम कहते हैं कि यार हम इसका निकाल भी रहे हैं। ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू से, लेट मी यूज माय ओवर हियर कि लेट्स सपोज अगर हम इसका निकाल भी रहे हैं तो देखो फर्स्ट इन केस यू आर सर्चिंग फॉर अ की एलिमेंट। ठीक है। कोई भी आप की एलिमेंट लिख रहे हैं। ठीक है। सो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि आप कोई की एलिमेंट सर्च करें तो वो आपको कहाँ मिल जाती है, पहले ही इंडेक्स में मिल जाती है। ठीक है। तो आपका पहला पॉसिबल केस ये हो सकता है। ठीक है ना, यही बात हम कह रहे हैं ना कि ऑल पॉसिबल केसेस आप निकालें। तो पहला पॉसिबल केस क्या है कि आपको पहले ही इंडेक्स पे क्या मिल गई, आपको आपकी वैल्यू मिल गई। ठीक है। दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है कि इन केस यू आर सर्चिंग फॉर एनी की एलिमेंट एंड दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन द सेकंड इंडेक्स। ठीक है। सो दूसरा पॉसिबल केस आपका ये हो गया कि आपको कहाँ मिल गया, सेकंड इंडेक्स पे मिल गया। सो तमाम पॉसिबल केसेस आप निकाल रहे हो। एंड द थर्ड कुड बी कि आप कोई की वैल्यू देख रहे हो और वो कहाँ पर मिल गई, आपको थर्ड इंडेक्स पे मिल गई है। सो यू नो यू सी कि आप इस तरीके से अपने सारे केसेस निकालते जाओगे। और कब तक निकालोगे कि let's suppose you can repeat the rank in case you are searching for any element and that is going to be present your nth index। तो आप कहाँ तक गए और n की, यानी कि आपने सारे पॉसिबल केसेस निकाल लिए, उनकी टाइमिंग निकाली, बिल्कुल इस तरह जैसे आपका देखो ना पहले पे मिला था तो बेस्ट केस आया था और आखिर पे मिला तो आपका वर्स्ट केस टाइम निकला। तो इसी तरीके से एवरेज मीन्स कि इसमें सब आ जाएंगे फिर। ठीक है। तो उसको आपने किससे डिवाइड किया, आपने टोटल नंबर ऑफ cases से divide कर दिया। n would be your total how many cases you have in this particular, you have 5 cases, just write 5 over here, you have 20 cases, just write 20 over here, any case you can write। तो एवरेज टाइम इसका कैसे निकलेगा, वी ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स कि आपकी ये जो हम होती है 1 + 2 + 3 + n अप टू सो ऑन, ये किस पे जाती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। और ये किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड इज गोइंग टू बी n विद द n फैक्टर। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि n जो है वो किससे कट गया, n से कट गया। तो पीछे आपके पास क्या रह गया, n+1 ओवर 2 रह गया। ठीक है। सो यू कैन से कि योर एवरेज केस कुड बी मतलब तमाम all possible number of cases this and that the time could be like this। ठीक है जी। तो आपके एवरेज केस टाइम जो है वो क्या आ सकता है, a of n, यानी क्या आप ये कह दें a of n could be n+1 over 2। और अगर आप इसको ज्यादा निकालो तो अल्टीमेटली आपका क्या निकलेगा, n ही निकलेगा, that is almost going to be equal with your worst time।
ठीक है। तो ये तमाम हमने नंबर ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से निकाल लिया। अब इसमें हम नोटेशंस अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इन दिस वे हम सिंपली कोई भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम ले लेते हैं, ठीक है, और उसको हमने जो है वो उसका बेस्ट केस देख पता होना चाहिए, हमें वर्स्ट केस होना चाहिए, फिर उसके मुताबिक उसकी टाइमिंग पता होनी चाहिए। तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ कंपैरिजन है उसके हिसाब से हम लोग चीज़ों को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ताल्लुक जो है वो आपका नोटेशंस के साथ किस तरीके से बना है। देखो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बेस्ट केस टाइम की बात कर रहे हैं, हम वर्स्ट केस टाइम की बात कर रहे हैं, हम एवरेज केस टाइम की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम नोटेशंस को अप्लाई करके देखें ना, तो इट्स वेरी सिंपल कि आपने हमेशा याद रखना है कि वो जो आपकी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं वो हमेशा फंक्शंस के लिए यूज होती है। और यहाँ पे जो केस है, ये केस जो है ये आपकी एक तरीके से टाइप ऑफ एनालिसिस है जो आप किसके ऊपर परफॉर्म करते हो, फंक्शंस के ऊपर परफॉर्म करते हो, ठीक है। सो इफ यू आर गोइंग टू मर्ज दीज टू, ये अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आने वाला है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली अब मैं आपको सबसे पहले इजीएस्ट वे बता देती हूँ कि नॉर्मली पीपल क्या कहते हैं, जो आपको मतलब जब आप थ्योरी रीड करते हो, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ मिसकंसेप्शन, दीज टू आर नॉट इक्वल, ये सिर्फ तरीका कार है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। नोटेशंस, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस एक सेपरेट थिंग है जो हमेशा सिर्फ हमारी नोटेशंस हैं जो हम अपने फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन जो केस टाइम है, वर्स्ट केस टाइम है, बेस्ट केस टाइम है, ये क्या है, या आपका उन्हीं के ऊपर जो है अ टाइप ऑफ एनालिसिस है बेसिकली जो आप अपने फंक्शंस के ऊपर निकालते हो, ठीक है। तो नॉर्मल व्हेन यू आर गोइंग टू रीड समथिंग, तो आप हमेशा पढ़ोगे कि ये जो बेस्ट केस टाइम है या जो बेस्ट केस है ये आपको कौन देता है, या आपको वो जो ऑर्डर की अगर आप बात करो, नोटेशंस की बात करो, तो इस पे आप क्या लिखते हो, या आपको ऑर्डर ऑफ ओमेगा है, ठीक है, या फिर आप सिंपली कह देते हो बिग ओमेगा है, ठीक है। क्योंकि मिनिमम मिनिमम क्या ले रहा है आपका 1 है, मिनिमम क्या टाइम है कि आपको पहले ही मिल गई चीज, ठीक है, तो ये आपका बेस्ट केस टाइम बता रहा होता है। और जो आपका बिग ओ है यानी कि जो अपर बाउंड बताता है वो आपका क्या है, वर्स्ट केस टाइम बता रहा होता है, यानी कि मैक्सिमम कितना जा सकता है इस पे जा सकता है, ठीक है। और एवरेज वन इज योर थीटा व्हेन यू आर गोइंग टू क्लियर विद दैट थिंग के नाम बिल्कुल उधर का ना उधर का कोई बीच की वैल्यू जो है वो आ रही है, ठीक है। बट नॉर्मली नॉर्मली जो आपका एक्चुअल है कॉन्सेप्ट जो इसके बारे में लिया जाता है, वो सम हाउ यू कैन से दैट कि लेट सपोज हमारा जो यहाँ पे बी ऑफ एन आया है वो क्या आया है, बी ऑफ एन हमारा आया है 1 आया है, ठीक है। अभी ऊपर हमने ये लिया ना अपना बी, तो फंक्शन इसके अंदर क्या है, फंक्शन क्या आया, फंक्शन की वैल्यू क्या आई है भाई, फंक्शन की वैल्यू बी ऑफ एन हमारे पास 1 आई है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि ये 1 क्या है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है, इस तरीके से हम करते हैं काम, ठीक है। इन एक्चुअल पीछे अंडर द हुड जाके चीजें देखें तो ये है क्या आपकी जो वैल्यू आई है वो फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, वो आपकी 1 आई है, और 1 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 1 क्या हो गया, ये 1 आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, यू कैन से इट एज अ कांस्टेंट। तो भाई कांस्टेंट कोई भी चीज हो, कांस्टेंट डायरेक्टली कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही है, तो आप कहते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट की क्लास से बिलोंग कर रही है, जिसको आप 1 के तौर पर लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसी चीज को ये भी कह सकते हैं बी ऑफ एन को जो है वो आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका ऑर्डर बता रही है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और आप इसी बी ऑफ एन को आप कैसे लिख सकते हो, आप ओमेगा ऑफ 1 भी लिख सकते हो, और आप इसी को क्या लिख सकते हो, थीटा ऑफ 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यू कैन राइट ऑल थ्री थिंग्स विद दिस बी ऑफ एन, ठीक है। तो अगर आपने सिंपलेस्ट इसकी बात करनी हो, यानी कि सिंपलेस्ट अभी हम अपने इस केस की बात करें ना, यहाँ पर सिंपलेस्ट इस केस पे, तो भाई फंक्शन वन है, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, कांस्टेंट क्लास से बिलोंग कर रहा है, एंड यू आर श्योर अबाउट इट कि ये डायरेक्टली कांस्टेंट क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या ये नहीं कह सकते कि इट कुड बी अ थीटा ऑफ 1, कह सकते हैं व्हेन यू आर श्योर कि आपको पता है कि ये 1 क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और फिर अगर इसी 1 का अगर मैं आपको वापस पीपीटी की तरफ लेकर जाऊं जिसपे हमने क्या किए थे, अपनी वो जर्नल निकाली थी, ये कोई भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो इसी 1 का यहाँ पर आपके पास ये था, ठीक है। तो इसकी तमाम ये सारी अपर बाउंड आ रही थी कि नहीं आ रही थी, ठीक है ना। तो आप इसको ये नहीं लिख सकते कि ये ऑर्डर ऑफ 1 से है, तो बिल्कुल लिख सकते हो आप। इससे इससे आगे की इससे लोअर की अगर कोई होती तो आप उसके लिए ये नहीं लिख सकते कि ये जो है वो ओमेगा ऑफ 1 है। इवन आई कैन यूज अपर बाउंड फॉर इट, आई कैन यूज लोअर बाउंड ऑफ इट। सो कोई भी फंक्शन जो
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, कोई भी फंक्शन जो इस पर्टिकुलर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा होगा वो तमाम जो है वो इसका अपर बाउंड भी कहलाएगा, और कोई भी फंक्शन जो किसी भी चीज के लोअर देन इक्वल टू दिस थिंग आ रही होगी वो तमाम इसका लोअर बाउंड कहलाएगा। और अगर आपको पता है कोई चीज की एग्जैक्टली ये है इस क्लास से या इस चीज से बिलोंग कर रहा है तो आप उसको वो फंक्शन क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। ठीक है। सो ओवर हियर व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेलिंग यू गाइस कि अगर आपको कहा जाए ना कि उसका मतलब सिर्फ वर्स्ट है, वर्स्ट का मतलब सिर्फ बिग हुआ है, तो वो एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, समझने के लिए शायद आप कर लो लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कोई भी नोटेशन जो है वो यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी सेंस काम करनी चाहिए कि आपको पता हो कि आप उसके लिए क्या मकसद क्या है उसको बताने का। ठीक है। सो यहाँ पर आप अगर मैं ये सिमिलरली वर्ड्स के क्या टाइम निकला था आपका, W ऑफ n जो है वो क्या निकला था आपका, n निकला था। n ये W ऑफ n जो आपका फंक्शन है वो आपका क्या निकला था, n निकला था। n क्या है आपका, लीनियर है, ये डायरेक्टली लीनियर क्लास से बिलोंग करता है, तो आप उसको भी जो है वो कह सकते हैं कि इट कुड बी अ थीटा ऑफ n, ये डायरेक्टली थीटा से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, या फिर उसकी अपर बाउंड जितनी भी आगे चला जाए, आप अपर बाउंड के फॉर्म में कहना चाह रहे हो उसको कि उसमें मैक्सिमम जितनी भी इनपुट्स आ जाएंगे, वर्स्ट केस ये इस तरीके से ले सकता है, तो आप उसको बिग ओ ऑफ एन भी कह सकते हो। ठीक है, तो कोई भी नोटेशन यूज हो सकती है, और आप फंक्शंस आप नोटेशन यूज कर सकते हो। सो लेट्स सपोज कि इफ आई एम गोइंग टू take a simple thing over here, let me just take like for the this thing। ठीक है, अब ये आपको आइडिया होगा कि ये मैं क्या बना रही हूँ, ये मैं एक बाइनरी जो है ना वो सर्च ट्री आपके लिए क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी, इट कुड बी 15, सही। यहाँ पे भी हम इसकी बना देते हैं। ये क्या है, ये आपका 30 है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ना ये मैं दोबारा आपकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक हो गया, ये सिर्फ आपकी एक एजम्पशन के लिए। अब यहाँ पर आप देखो कि ये आपका बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री को आपको आइडिया होगा कि जो आपका यहाँ पे रूट नोड पे होता है, इससे जितनी बड़ी वैल्यूज होती हैं वो आप राइट साइड पे लिखते हो, और इससे जितनी स्मॉलेस्ट वैल्यूज होती हैं वो आप लेफ्ट साइड पे लिखते हो। सेम एज अगर आप 10 को देख लो तो इसकी राइट साइड पे जितनी वैल्यूज होंगी वो आपको 10 से बड़ी होंगी, जैसे कि 15, और इसके लेफ्ट पे देख लो तो आपको 10 से छोटी वैल्यू मिलेगी। तो आप कोई भी नोड उठा के देख लो, वो तरीका कार उसका ऐसे ही होता है। तो अगर आपको यहाँ पर सर्चिंग लगानी है 15 की, ठीक है, तो ये मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल। तो यू हैव टू नो अबाउट द रूट नोड, यू हैव टू नो अबाउट द लीफ नोड्स, यू हैव टू नो अबाउट द हाइट ऑफ योर ट्री। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए फ्रॉम योर डेटा स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट। ठीक है, सो आपको ये वहां से पता होने चाहिए। तो बहरहाल लेकिन फिर भी हम इसको जो है वो रिवाइज कर लेंगे। सो एल्गोरिथम इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड योर डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स जो आपने रीड किए हैं। सही। सो इफ यू आर गोइंग टू सर्च द 15, आप 15 को सर्च कर रहे हैं, तो आई कैन आस्क यू दिस थिंग। ठीक है, लेटर आई कैन आस्क यू दिस थिंग कि भाई 15 जो है वो कितना टाइम लेगा। तो यू जस्ट हैव टू काउंट कि 15 तक जाने के लिए आपको कितने कंपैरिजन करने पड़े। फ्रॉम इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम योर रूट नोड, तो यू हैव टू चेक दिस थिंग, यू हैव टू चेक दिस थिंग, एंड नंबर थर्ड यू हैव टू चेक दिस थिंग। तो आपको टोटल कितने कंपैरिजन करने पड़े, 3 कंपैरिजन करने पड़े। ठीक है, सो बेसिकली देखा जाए तो 3 किसके इक्वल है, आपकी हाइट ऑफ द ट्री के ही इक्वल है। सही। सो इफ यू आर गोइंग टू सर्च समथिंग जो कि बिल्कुल लीफ के ऊपर है, ठीक है, इधर इट कुड बी 5, 15, 20, 40, देखो ये बिल्कुल नीचे है, इसके नीचे और कोई ट्री नहीं बना हुआ, तो ये बिल्कुल इसकी एक्सट्रीमिस्ट हाइट है। तो अगर यहाँ से जब आप कुछ सर्च करोगे तो वो आपकी क्या होगी, जो भी आपका चेक्स निकलेंगे, कितने चेक्स, आपको 3 चेक्स करने पड़े, 40 चेक करना है, तो पहला कंपैरिजन, दूसरा कंपैरिजन, तीसरा कंपैरिजन, आपको 3 कंपैरिजन जितने भी करने पड़े तो वो आपके क्या है, आपकी हाइट के ही इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका बेस्ट केस सिनेरियो निकालते हो, तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि आपने कोई भी एलिमेंट जो अपना की एलिमेंट सर्च किया वो आपको कहाँ मिल गया, आपको आपकी रूट नोड पे ही मिल गया, ओवर हियर।
ठीक है, यहाँ पर ही मिल गया। तो इसका बेस्ट केस जो है अगर मैं रिपीट करूँ तो वो क्या होता है, वो क्या हो सकता है, वो 1 हो सकता है कि आपको पहले ही मिल गया, ठीक है। सॉरी, बेस्ट केस क्या है कि आपको रूट नोड पर ही मिल गया आपका एलिमेंट, ठीक है, आपने सर्चिंग आपको नीचे तक हाइट तक करनी ही नहीं पड़ी। और जो इसका बेस्ट केस टाइम क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो बी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेम एज अगर आप वर्स्ट केस निकालते हो तो आपने ये देखना कि कितने कंपैरिजन जो हैं वो मुझे करने पड़े। तो वर्स्ट केस वो होगा कि आपने कोई की एलिमेंट सर्च किया तो वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो आपके किसी लीफ नोड के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो डेफिनेटली अच्छा, आपको अब ये बात वहां से याद होगी कि एनी डेटा स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, एनी डेटा स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं लॉग ऑफ एन, ठीक है। और कितने उसमें डिवाइड हो रहा है, 2 के उसमें डिवाइड हो रहा है, तो हम कहते हैं ये log ऑफ बेस 2 है, ठीक है जी। तो ये अब आपको बात पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इस डेटा स्ट्रक्चर की हाइट में देखती हूँ तो इसकी हाइट क्या है, आई कैन से दैट इज ऑफ हाइट ऑफ log ऑफ एन बेस 2, ठीक है। सो सिंपली अगेन आई एम सेइंग कि आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थिंग आफ्टर, बट समहाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू आर डिफरेंट कंपैरिजन जो कि मैंने आपको लर्निंग सर्च में अभी आपको करवाया। तो उस तरीके के हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास इसका वर्स्ट केस हो तो वर्स्ट केस क्या होगा, इट डिपेंड्स कि हमारे पास जो है कितना बड़ा, कितनी बड़ी हाइट है हमारे, उसकी जितनी भी हाइट हुई उसको आप क्या कह सकते हो एट द एंड, वट एवर द हाइट इज, ठीक है, log ऑफ एन, ठीक है। एन कुड बी द योर पर्टिकुलर इनपुट जो आपको हाइट मिल रही है उसकी, ठीक है। सो क्योंकि 2 में डिवाइड हुई है यहाँ पर तो इसलिए हमने उसको बेस 2 का नाम दे दिया। सो इफ एनीथिंग जो कि आपको वर्स्ट केस टाइम निकालना है तो इसका वर्स्ट केस टाइम क्या होगा, वर्स्ट केस खुद क्या होगा कि आपने जो चीज फाइंड करनी है वो आपको लीफ नोड पे मिले, और इसका वर्स्ट केस टाइम क्या हो जाएगा आपका log ऑफ एन जो आपके उसकी हाइट है, ठीक है। नॉर्मली मुझे यहाँ पे log ऑफ एन नहीं लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पे हाइट का वर्ड लिखना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। whatever is the height of your tree that would be your worst case, ठीक है। it depends on worst case time always going to depend on the height of your binary search tree, ठीक है। अब बाइनरी सर्च ट्री, सेम बाइनरी सर्च ट्री जो है वो डिपेंड करता है, अच्छा भाई फिर मैं ये बात जो कर रही हूँ कि मेरा वर्स्ट टाइम जो है वो डिपेंड करता है हाइट पे, तो ये क्या बात हुई कि हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट फिर इसकी क्या हुई। देखो सेम बाइनरी सर्च ट्री अगर आपका वर्स्ट किस्म का किसी ने बनाया हो तो वो इस तरीके से भी बन सकता है कि वो कहाँ से स्टार्ट करे, 40 से स्टार्ट करे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर क्या ले आए, 30, ठीक है, फिर 25, इस तरीके से जो है वो बिल्ड हुआ हुआ है, और यहाँ पे 20, और जाते जाते करते करते ये एक पूरी यहाँ पर जो है वो लाइन क्रिएट हो, और आखिर में मेरे पास क्या था, यानी कि एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो एक ऐसा सर्च ट्री जो आपने देखा भी होगा अपने डेटा स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। ये क्या है, ये लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री है, इसको हम कौन सा बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं, लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री। और ये जो ऊपर मैंने बनाया हुआ था इस वाले बाइनरी सर्च ट्री को हम डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या कहते थे, हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, यानी कि ये बैलेंस्ड है, दो दो के लिहाज से बैलेंस्ड है, ये इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है। और ये एक हाईली इम्बैलेंस्ड है, और ये कहाँ है, सारा लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, तो इसको हम कहते थे लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री। तो यहाँ पर अगर आपको वही चीज, अगर इस तरह के केस में आपको किसी का बेस्ट टाइम निकालना हो तो बेस्ट टाइम यही होगा कि आपको पहली नोड पे ही जो आप सर्च कर रहे हो वो मिल गया, तो अगेन मान। और इस केस में अगर आपको वर्स्ट टाइम निकालना हो तो देखो मैं यहाँ पर लॉग एन सिंपली नहीं कह सकती, ठीक है। यहाँ पर मुझे इस पर्टिकुलर का क्या होगा, इसका वर्स्ट टाइम क्या होगा, इट्स वर्स्ट टाइम कुड बी द height of this binary search tree, it must be the height of this binary search tree। तो अब इसकी और उसकी हाइट में जमीन आसमान का फर्क है, इसको अगर आप इसका देखो तो ये आपका log of n है, क्यों, क्योंकि दो दो में डिवाइड हुए हैं, दिस इज नॉट योर log of n, ये तो आपका दो दो में डिवाइड नहीं हुआ हुआ, ये तो ये लेफ्ट स्क्यूड है, एक ही सीक्वेंस में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो अगर आपने इसका निकालना हो तो ये आपने अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़े होंगे कि ये आपके पास क्या है, n इनपुट्स ले रहा है, n इसकी हाइट है, ठीक है। सो फॉर मतलब अगर इस तरह के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऊपर मैंने ऊपर कितनी नोड्स ली हैं मैंने, अगर आप देखो, ओके, ऊपर मैंने कितनी नोड्स ली हैं, ये नोड है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और समहाउ ये भी 7 है, तो चलो अगर हम 8 के हिसाब से बात करें तो ऊपर के लिहाज से आप ये सिंपली कह सकते हो कि जो मैंने आपको मैथमेटिक्स समझाई थी ना, कि
करके, लेट्स सपोज कि आपने 2 के हिसाब से देखना है, ठीक है ना, तो आपने लेट्स सपोज 8 को देखना है, तो आपके पास इसके कितने आएंगे, आपको 3 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे हर चीज़ के लिए जो कि आप फाइंड करने जा रहे हो। लेकिन इतनी मैथमेटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आती। तो सिर्फ इतना है कि फॉर एनी थिंग इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड एनी वैल्यू, तो आपको उसके लिए कितनी मैक्सिमम चेक्स लगाने पड़ेंगे या कितनी डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो वर्स्ट केस क्या होगा कि जितनी मैक्सिमम हाइट है उस पर्टिकुलर आपके ग्राफ की, उसके लीफ नोड तक जाकर उतने कंपैरिजंस आपको करने पड़े। तो अगर आप देखो कि आपकी हाइट जो है वो इधर कितनी है, जाहिर है वो आपकी हाइट यहाँ पर 3 है, और अगर यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पर आपकी हाइट 1 2 3 4 5 6 जितने आपके पास एन वैल्यूज हैं उतनी आपकी हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो मैंने क्यों ऊपर लॉग एन कहा और यहाँ पर क्यों मैंने उसकी हाइट को एन कहा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर आपके 8 है ना, 8 सॉरी, यहाँ पर अगर आपके 8 है ना 8, तो दैट्स व्हाई आई सेड लॉग एन। तो अगर आप लॉग को बेस 2 के साथ निकालो 8 के साथ करो तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, 3 की वैल्यू आती है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे कितनी लेयर्स मिली आपको, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ये 3, दैट्स व्हाई हम लॉग एन इसको कहते हैं। पीछे अंडर द हुड मैथमेटिक्स ये है। और अगर आप इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करते हो तो ये आपका क्या है, ये एक लेफ्ट स्क्यूड ग्राफ है, ये आपका डिवीजन नहीं हुई हुई, आप इसको लॉग एन नहीं कह सकते। ये वाला ग्राफ आपका क्या है, ये एन 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 इसकी होगी हाइट, ठीक है, क्योंकि जितने आपके पास नोड्स हैं 1 2 3 वो एक ही तरीके से बने हुए हैं, तो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है, एन है। 7 है, 8 नोड्स हैं तो 8 हाइट है, ठीक है। टू नोड्स है तो 2 की हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके साथ तो हम ये जो बाइनरी सर्च ट्री है उसका मैं आपको ये नहीं कह सकती कि इसका वर्स्ट केस टाइम इतना होगा, उसका वर्स्ट केस टाइम इतना होगा। बेस्ट केस तो सिंपल है ना, जो चीज आपको रूट पे मिल गई, एलिमेंट आपको रूट पे मिल गया, वो आपका बेस्ट केस हो गया, तो वो आपका सिंपल वन ही हो जाएगा। लेकिन वर्स्ट केस यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्स्ट केस होगा क्या, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एनीथिंग जो आपको चाहिए वो कहाँ पड़ा हुआ है, लीफ नोड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपके ट्री की हाइट कितनी है, ठीक है। पिछले वाले की हाइट कितनी थी, लॉग एन थी, इस वाले की हाइट कितनी है, एन है। तो पिछले वाले के हिसाब से हमारे पास जो वर्स्ट टाइम निकलेगा वो हमारे पास जो है वो लॉग एन के हिसाब से निकलेगा। इस वाले के हिसाब से जो मेरे पास वर्स्ट टाइम निकलेगा वो मेरे पास एन के हिसाब से निकलेगा, यानी कि अपनी अपनी हाइट के हिसाब से। तो यहाँ पर आई कैन राइट दिस थिंग कि मेरे पास क्या है, मेरे पास मिनिमम डब्ल्यू एन आ गया, यानी कि मिनिमम वर्स्ट टाइम कितना हो सकता है, ठीक है, और मेरे पास मैक्स वर्स्ट टाइम कितना हो सकता है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सही हो गया, मिनिमम वर्स्ट टाइम कितना हो सकता है और मैक्सिमम वर्स्ट टाइम। तो अगर हम देखें तो इन दो ट्रीज का कंपैरिजन करें तो मिनिमम वर्स्ट टाइम इसका कितना होगा, लॉग एन, तो ये मेरे पास मिनिमम हुआ इन दोनों के कंपैरिजन में। और ये वाला कितना हुआ, मैक्सिमम कितना हो सकता है किसी बाइनरी सर्च ट्री का, एन हो सकता है, ठीक है। अगर वो आपका इस तरीके से डिवाइड हुआ है दो दो में तो यू आर गोइंग टू से कि ओके दिस इज लॉग एन। और अगर आपका ये लेफ्ट स्क्यूड या राइट पूरा स्क्यूड जा रहा है तो वो आपके पास कितनी हाइट का है, एन हाइट का है। तो यू कैन से कि फॉर योर बाइनरी सर्च ट्री यू कैन से कि योर मिनिमम हाइट शुड बी ऑफ log n, ठीक है, और योर मैक्सिमम हाइट कुड बी सिंपल n, ठीक है। तो वर्स्ट केस है क्या, सर्चिंग एनी एलिमेंट जो कि आपको लीफ नोड में मिल रहा है। टाइम कितना होगा ये किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। मिनिमम टाइम आपका जो बाइनरी सर्च ट्री है बीएसटी है वो कितना ले सकता है, वर्स्ट टाइम, मिनिमम वर्स्ट टाइम कितना ले सकता है, लॉग एन ले सकता है, और मैक्सिमम वर्स्ट टाइम कितना ले सकता है, एन ले सकता है, ठीक है। सो अब हमारे पास जो एक टॉपिक मतलब कह लो या इसके बाद जो छोटी सी चीज सिखाई जाती है वो है आपकी कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। So, Bismillahirrahmanirrahim. So, we are going to start over here. Let's try for the topic that is going to call the comparison of functions. So, comparison functions की जब भी बात आती है हम कहते हैं comparison करते हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ यहाँ पर छोटी है, ठीक है। So, first of all
let's suppose कि I'm going to take two particular classes over here, two function, let's suppose n square n cube, we already knew what these are, ठीक है. So अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से बड़ा कौन सा है, इनमें से छोटा कौन सा है, तो इतने से सिंपल से तो आप बता सकते हो, अब इतने तो एबल हो गए हो कि आपको पता है कि अच्छा भाई मेरी क्लास जो है वो कौन सी, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी मैंने देख लिया, मैंने फंक्शंस भी देख लिए. नाउ आई कैन क्लियरली से कि विच पर्टिकुलर फंक्शन ग्रोथ रेट में ज्यादा है. तो यू कैन इजीली कंपैरिजन ऑफ दिस, मेक कंपैरिजन ऑफ दीज टू. सो इसमें से अगर आपने ये देखना है कौन सा बड़ा है, यानी कि कौन सा अपर बाउंड है, और कौन सा छोटा है, यानी कि कौन सा लोअर बाउंड है, तो एक मेथड तो ये है, अगर आपको मतलब क्लियरली नहीं पता चीज़ों का, तो एक मेथड तो ये है कि सिंपली आप क्या करो, इनके अंदर वैल्यूज पुट करके देख लो, ठीक है. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन, लाइक एन की वैल्यू 1 2 3 4, जो है आप इफ लगा के ना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को लगा के सर्च कर लो कि इन दोनों में से जब आप फंक्शंस में वैल्यूज पुट करते हो तो कौन सी वैल्यू जो है वो ज्यादा बढ़ी जाती है और कौन सी वैल्यू जो है वो कम कम रहती है. तो आपको पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो छोटा है और कौन सा फंक्शन बड़ा है, ठीक है. तो लेट्स सपोज अगर फॉर द वैल्यू ऑफ एन आपकी एन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, वो 1 रहती है, और एन क्यूब की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1 रहेगी. और लेट्स नाउ चेक फॉर द वैल्यू ऑफ 2. तो फॉर एन स्क्वायर वैल्यू ऑफ 2 के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एन क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है. एन क्यूब आपका 8 हो जाएगा. फॉर 3 आपका जो है वो क्या हो जाएगा, 9, और ओवर हेयर आपका ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा. ये 4 पुट करके देखते हो तो आपका 16 हो जाएगा, एन क्यूब पुट करके देखते हो तो आपका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा. सो अगर आप यहाँ पर इसका ग्रोथ रेट देखो ना, तो ऑलवेज एन क्यूब इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द एन स्क्वायर. सो यू कैन इजिली से कि ओके एन स्क्वायर इज लेस देन एन क्यूब, या फिर यू कैन इजिली से कि योर एन क्यूब इज ग्रेटर देन एन स्क्वायर. सो वन वे इज दिस, द अदर वे इज दिस कि आप सिंपली क्या करो, आप लॉग अप्लाई कर दो, ठीक है. ये एक मेथड है कि आपको अगर कंपैरिजन करना है तो आपको लॉग, इसलिए कहते हैं कि आपको मैथमेटिकल जो आपके रिव्यूज है ना वो लेने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है. अब अगर आपको याद हो तो हमारे सेटअप में हम 9th 10th में पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ते हैं लॉग के, तो वो हम वहाँ तो ऐसे गुजार देते हैं, ठीक है. तो वो जो जो लॉग है ना वो आपके अब यहाँ पर काम आने हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है. सो बहरहाल लेट्स ट्राई, हम देखते हैं जहाँ तक हमें समझ आई, जहाँ तक हम कर पाए. तो अगर मैं इसी के ऊपर लॉग अप्लाई करके देखूं तो आप देखो कि यहाँ पर जो है, ओके लेट मी राइट समथिंग ओवर हेयर, और इसको हम ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अप्लाई लॉग हेयर. सेकंड मेथड क्या है कि आप दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर दो, लॉग अप्लाई कर दो. दिस इज द सेकंड मेथड. फर्स्ट मेथड ये है कि आप सिंपल सैम्पल वैल्यूज इनपुट करके देखो और जजेस कर लो कि कौन सा ग्रोथ कर रहा है, हाई कर रहा है, ठीक है. और सेकंड मेथड ये है कि आप दोनों साइड पे क्या ले लो, लॉग ले लो. लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टेक लॉग ओवर हेयर, और अगर मैं लॉग लेती हूँ दैट इज योर एन स्क्वायर, ठीक है. अच्छा अब यहाँ पर डालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये समझ लो कि ये एन स्क्वायर है, ठीक है. लेकिन वैसे मेरा ख्याल है कि मैं ना सिर्फ एन लिख देती हूँ और बाद में मैं खुद ही लिख लूँगी. और इसका इसका हम क्या कर लें, इसका हम अप्लाई करके देख लें लॉग एन क्यूब, ठीक है ना. तो ये करके हम देख लें. तो दोनों साइड पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, हमने लॉग अप्लाई कर दिया, ठीक है. लॉग एन स्क्वायर और दिस वुड बी लॉग एन क्यूब. तो अब आपको पता है कि लॉग की वैल्यू क्या है. अब यहाँ पर जो है ना ये आपका ये अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज भी लिख देती हूँ. आपकी 9th 10th में ये फॉर्मूलाज यूज हुए थे कि बाय अप्लाइंग लॉग फॉर्मूला यू ऑलरेडी न्यू कि जो आपकी पावर होती है वो क्या बन जाती है, वो आपका कॉफिशिएंट बन जाता है. तो आई कैन राइट ओवर हेयर दिस थिंग, ठीक है. अब यहाँ पे घबरा ना जाना हुए, ये क्या हो गया, ठीक है. 2 log n, ठीक है. 2 log n मैं इसको ये लिख सकती हूँ, और मैथमेटिक्स की फॉर्मूलाज के मुताबिक आई कैन राइट 3 log n ओवर हेयर, ठीक है. सो अभी सिखाती हूँ कि ये क्या है. तो अगर लेट्स सपोज कि ये आ गया है, तो द सेकंड मेथड इज दिस कि आई एम गोइंग टू बी अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो लॉग को आप कैलकुलेट करो तो लॉग कहता है दिस इज 2 log n एंड दिस इज 3 log n. ध्यान से सुनना, दिस इज 2 times ऑफ log n, ठीक है. एंड दिस इज 3 times ऑफ log n. तो log n तो सेम हो गया ना, log n तो सेम हो गया. तो अब आपको कॉफिशिएंट से पता लग रहा होगा दिस इज 2 times, दिस इज 3 times. बड़े ध्यान से मेरी ये बात सुनना. हम कह सकते हैं कि दिस 3 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन, यानी ऑफ दिस 2 log n. तो आई कैन से कि फंक्शन n स्क्वायर इज लेस देन फंक्शन n क्यूब, या आई कैन से कि फंक्शन n क्यूब इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन फंक्शन n स्क्वायर.
ठीक है। बट यहाँ पर हम कह सकते हैं, अच्छा अगर आप नोट करो तो इनकी क्लासेस सेम है, ये दोनों किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, लॉग एन से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ना एसिम्प्टोटिकली ये फंक्शंस कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो आपने कहना एसिम्प्टोटिकली ये बराबर हैं। देखो दोनों लॉग एन की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों बराबर हुए, ठीक है। अगर एक होता ना जैसे ये दो एन स्क्वायर एन क्यूब ये डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, बट जब हमने इसको निकाला लॉग पुट करके तो ये एसिम्प्टोटिकली यहाँ पर आपके पास क्या है, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉफिशिएंट फैक्टर है बाय वैल्यू ये क्या है, डिफर कर रहा है। तो बाय वैल्यू 3 इज गोइंग टू बी हायर एज कम्पेयर टू 2। तो जिससे हमने ये मतलब निकाली हैं चीजें, तो उसके लिए हम क्या इमेजिन करेंगे कि एन स्क्वायर इज गोइंग टू बी द लेस देन या स्मॉलर देन द फंक्शन एन क्यूब, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टेक अ कंपैरिजन। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ सिंपल से क्या है आपके यू नो फार्मूलाज हैं। लेट्स सपोज इसमें से एक सिंपल आपको याद होगा, आपने बेसिक फार्मूला पढ़ा था लॉग ए बी का, ठीक है। लॉग ए बी का फार्मूला क्या था, लॉग ए प्लस लॉग बी, याद होगा आपको, ठीक है। एनीथिंग दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई आप उसको सेपरेट सेपरेट करके प्लस कर सकते थे, और एनीथिंग जो जिसका आप लॉग ले रहे हो वो क्या हो रहा है, अगर डिवाइड हो रहा है तो आप यहाँ पर उसको क्या करते थे, माइनस कर देते थे, ठीक है। ये कुछ थे आपके पास, इनफैक्ट ये बड़ा फेमस था ये वाला कि लॉग ए विद द पावर ऑफ बी। ये हम किस तरीके से करते थे, हम पावर को हमेशा कॉफिशिएंट बना देते थे, तो बी लॉग ए, बी लॉग ए जो है वो इसका हो जाएगा, यानी कि ये कॉफिशिएंट बन जाएगा बी आपका, ठीक है। सो इस तरह के आपके पास दो और हैं। चलो मैं पहले एक छोटा सा करवाती हूँ आपको एक एग्जांपल, फिर हम देख लेते हैं कि यार इसमें क्या आ रहा है। लेट्स सपोज आई विल ट्राई कि मैं जो मैं लिखना है वो जरा साफ सुथरा लिखा जाए। लेट्स सपोज कि एक फंक्शन जो है वो हमारा है निकला एन स्क्वायर लॉग एन, ठीक है। एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन है, लेट्स सपोज कि इसको हम क्या कह लें, जी ऑफ एन कह लें, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप। और ये फंक्शन क्या है आपका, एन लॉग एन, और इसकी पावर क्या है, 10 है, ठीक है जी। तो इसका अगर कुछ छोटी सी का कंपैरिजन इसके बाद हम एंड करते हैं। तो एक कंपैरिजन का तरीका यह है कि दोनों साइड पे क्या अप्लाई कर दो, लॉग अप्लाई कर दो, ठीक है। सो अगर आप लॉग अप्लाई कर रहे हो तो लॉग जो है वो क्या हो जाएगा, इधर अगर लॉग अप्लाई करते हो दोनों साइड पे तो लॉग with the bracket of this whole term inside this and log with the bracket of this whole term inside it, ठीक है ना। ये कहने का मकसद है। तो ये क्या थी, ये थी n स्क्वायर log n, और ये क्या थी, n log n और रेज टू पावर 10, ठीक है। और थर्ड थर्ड हमारे पास अब क्या होगा, बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला ओवर हियर, ठीक है। ये देखो लॉग जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इनसाइड दिस, तो बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला ओवर हियर कि एनीथिंग दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद द लॉग, तो वो किस तरीके से डिवाइड होती थी, वो प्लस में चेंज हो रही थी, ठीक है ना। तो यू सी आई एम गोइंग टू जज ओवर हियर कि लॉग है जिसमें एन स्क्वायर और लॉग एन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे एन और लॉग एन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आई कैन यूज बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला, यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपका जो एक बन जाएगा लॉग एन स्क्वायर, एक टर्म आपकी ये बन जाएगी, दूसरी टर्म आपकी क्या बन जाएगी, लॉग लॉग एन, ठीक है। एक टर्म आपकी क्या बन गई, लॉग एन स्क्वायर, और एक टर्म आपकी क्या बन गई, लॉग लॉग एन, ठीक है। और इसी सेम एज यहाँ पर आपके पास ये क्या बन जाएगी, एक टर्म आपकी बन गई लॉग एन, ठीक है, प्लस, और एक टर्म आपकी क्या बन गई, लॉग, क्योंकि ऊपर वो आनी है पावर में आनी है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, लॉग एन और पावर ऑफ 10, ठीक है। एक ये चीज बन गई, एक लॉग एन ये बन गई, और एक लॉग प्लस पावर ये बन गई।
ठीक है। अब इस सिचुएशन पे देखो, ये देखो यहाँ पर आपके पास जो है इधर इस वाली उस पे देखो log n स्क्वायर है, ये अभी मैंने आपको बताया log n स्क्वायर, यानी कि एनीथिंग दैट इज गोइंग टू बी द पावर, उसको आप क्या लिख सकते हो, पावर आपकी क्या बन जाएगी, कोफिशिएंट बन जाएगी। तो बाय यूजिंग थर्ड फार्मूला, अब ये फार्मूला तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। बाय यूजिंग थर्ड फार्मूला व्हाट यू आर गोइंग टू यूज ओवर हियर, लेट्स सपोज इसको हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ये क्या बन जाएगी, पावर कोफिशिएंट बन गई 2 log n, ये चीज में चेंज हो गई, ठीक है। और ये क्या रही, ये आपकी वैसे के वैसे ही रही, क्या प्लस के बाद ये आपकी क्या रही, ये आपकी वैसे के वैसे ही रही, जैसे log log ऑफ log n, log ऑफ log n, ठीक है। और इधर भी आपकी ये चीज कैसे रही, ये चीज आपकी सेम रही, क्या रही, log ऑफ n, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी, अभी हमने देखा है यहाँ पे प्लस, ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, इसको हम चेंज कर देते हैं, 10 पावर में है यहाँ पे, ठीक है, 10 पावर में है, तो व्हाट आई कैन से, पावर जो चीज है वो क्या बन गई, कोफिशिएंट बन गई, ठीक है, 10 log ऑफ log n, ठीक है। ये चीज आपकी क्या हो गई, 10 पावर में थी, 10 log ऑफ log n, सही। अब बस ये आखिरी लास्ट स्टेप है, ये देखो अब इसका क्या करें, इधर लेट सपोज ये अब सोचने वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी होंगे, जैसे 2 log ऑफ n है इधर, और ये log log ऑफ n है, log n है, log n है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, इस पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। सो वेयर वर वी, सो यहाँ पर वी नीड टू सी के जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज कि आपके पास कौन सी टर्म है, ये आपके पास एक टर्म है और ये आपके पास जो है वो दूसरी टर्म है, ठीक है। सो ओवर हेयर यू कैन जज कि भाई यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर टर्म है, इनमें से आपकी बड़ी वाली टर्म कौन सी है। देखो log n जो है वो ऑलवेज गोइंग टू बी बिगर देन log ऑफ log n, ठीक है। कैसे है ये मैं आपको अभी जो है वो प्रॉपरली गाइड कर देती हूँ या आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ। एंड दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के log n इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन log log ऑफ n। तो ओवर हेयर इन इस टर्म में से हम कौन सी रखते हैं, हम इस वाली को रख लेते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारे दूसरे उसकी टर्म आ रही है उसके अंदर कौन सी, डेफिनेटली आई जस्ट टोल्ड यू कि log f log जो आपकी n है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ 10 log log n, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, आप इस वाली को जो है वो रख लेते हो और इसको इग्नोर कर देते हो। तो ना अब जो आपके पास है बचा है वो यहाँ पे आपके पास ये वाला फैक्टर बचा है, ठीक है, ये सॉरी, यहाँ पे आपके पास बचा है 2 log ऑफ n, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बचा है log ऑफ n, ठीक है। सो डेफिनेटली इसमें से अगेन वहीं पर आ गया कि विच वन इज ग्रेटर फॉर यू, 2 log ऑफ n या फिर log of n, तो definitely 2 log of n is greater, so you can say कि this particular function is greater than this one। so अगर ऊपर हम देखें तो हमारे पास n square log of n is always going to be greater than n log of n। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप ये देख कर ही बता सकते हो कि भाई definitely n square is going to be bigger than n की क्लास से, ठीक है। सो बहरहाल अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो उसका एक तरीका कार क्या होता है कि आप लॉगरिथमिक फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई करके अपनी वैल्यूज को निकाल लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है ना पीछे के ये अब उसका पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, लेकिन अगर आपको कंफ्यूज हो रही है ना कि लॉग एन किस तरीके से बड़ा है लॉग लॉग एन से, तो ये आपकी सिंपल सी मैथमेटिक्स है पीछे जो आपको 9th-10th में सिखा दी गई थी कि अगर आप देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इधर गाइड करूं कि लेट सपोज कि आपके पास जो है वो log ऑफ log n है, तो log n की जगह लेट सपोज n को मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि n क्या है, n इज इक्वल टू 16 है, लेट मी कंसीडर दिस थिंग। तो लेट सपोज log ऑफ 16 अगर आप लेते हो तो log ऑफ 16 को अगर आप निकालो सिर्फ log ऑफ 16 को कैलकुलेट करो तो log बाहर ऐसे कैसे लिखाएगा, log 16 क्या होता है, इसको आप जिस तरह log 8 नहीं मैंने आपको करवाया कि log 8 आपकी 2 की पावर क्यूब, तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा log बेस आपकी 2 की पावर जो है वो 4 का बन जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज 4 के इक्विवेलेंट आ सकता है,
यानी कि 2 की क्यूब आपकी 8 बनाती है, तो 2 की 4 जो है बेस 2 के साथ अगर आप करोगे तो log 4 आएगा ना, ठीक है। तो log 16 जो है वो इस तरीके से निकला। और अगर आप मजीद इसको आगे से कैलकुलेट करो तो ये अगर log आपका लिखा रहे तो इसी तरह 4 मजीद 2 और में डिवाइड हो सकता है, तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको log 2 बेस 2 ऑफ 2 दे देगा, विच इज ऑलमोस्ट। देखो बेस तो नहीं लिखते ना, अब इसके नीचे बेस ऑलरेडी क्या है, बेस 2 ही 2 है, ठीक है, लेकिन हम लोग लिख तो नहीं रहे, लेकिन इक्वलेंटली ये किसके इक्वल है, आपके log ऑफ 2 के इक्वल है, समझ रहे हो, ठीक है। और ये चीज आपकी मतलब मल्टीपल लॉग्स आपके किस तरीके से निकला है, आपके log ऑफ 2 करके निकला है। और अगर आप इसको सिर्फ log n को अगर आप देखो, सिर्फ log n, दूसरी साइड पे आपका यहाँ पर log n अगर निकलता है, तो log n जो है वो क्या है, log 16 है। और log 16 खाली कितना निकलेगा आपका, log की 4। तो ये बिल्कुल उस तरीके से इक्वलेंट है कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर कि आपका जो log n है उसकी वैल्यू क्या निकली, अगर n आप 16 लेते हो तो वो 4 निकली। और अगर आप n की वैल्यू 16 लेकर किस में पुट करते हो, log की n में पुट करते हो, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या वैल्यू आई, log की 2 आई, ठीक है। तो अब आप देख लो कौन सा बड़ा है, log 2 बड़ा है कि log 4 बड़ा है, तो डेफिनेटली log 4 जो है वो आपका बड़ा है किससे, log 2 से। तो अगर log 4 बड़ा है तो आप कह सकते हो कि इसका मतलब log n बड़ा है किसके किसके मुकाबले में, log की n से, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आपने यहाँ पर कहा कि log n जो है वो बड़ा है log n से, ठीक है। सेम एज log n बड़ा है किससे, log ऑफ log n से, ठीक है। सो ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं कहूँ कि अच्छा तुम जो हो वो कितने किलोमीटर चल रहे हो, वो तुमने 3 किलोमीटर और 10 मीटर फासला किया, ये सिंपल सी है। तो समझाने के लिए लोग कहते हैं कि लेट सपोज के आपने जो है वो हम दोनों वॉक कर रहे हैं, एक पर्सन ये है, ये वॉक कर रहा है, एक पर्सन ये है, ये वॉक कर रहा है। ये पर्सन कितना चला, ये पर्सन 3 किलोमीटर और 10 मीटर ये चला। और ये पर्सन कितना चला, ये पर्सन 2 किलोमीटर और 50 मीटर चला, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखो, क्या आप किलोमीटर को कंपैरिजन करोगे या आप एक मीटर का कंपैरिजन, डेफिनेटली आप लोअर ऑर्डर टर्म्स क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, और आप बड़ी वाली टर्म्स का कंपैरिजन करोगे, तो आप कहोगे कि कौन सा ज्यादा चला, 3 किलोमीटर का वाला, यानी कि ये वाला ज्यादा चला, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर किया, आपने ओवर हेयर आपने क्या कर दिया, आपने अपनी ये देखा कि log n बड़ा था या log ऑफ n बड़ा था, तो आपने कहा कि ओके log n बड़ा था तो आपने इसको जो है वो इग्नोर कर दिया, इधर भी log n बड़ा था तो आपने इस टर्म को इग्नोर कर दिया, फिर आपने इन दोनों का कंपैरिजन किया तो डेफिनेटली 2 log n बड़ा था विच वाज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दैट तो हम कर लेते हैं, वरना आज के लिए बस हमारा इतना ही मटेरियल है, वी आर गोइंग टू एंड अप द सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दैट तो वी कैन टेक